स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है फिजिक्स पोर्शन में 127। ये फरमाता है कि इंसुलेटर के लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कौन सी वैल्यू इम्पॉसिबल है। आपने डाई इलेक्ट्रिक की वो वैल्यू बतानी है जो इम्पॉसिबल है। सो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू ट्रेस इट वाया द इक्वेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, and the equation of dielectric constant is permittivity of medium divided by permittivity of air। आप जानते हो। अब आते हैं जनाब आला 1.5। तो आप अच्छी तरह जानते हो कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम जो है वो ज्यादा होती है और परमिटिविटी ऑफ एयर कम होती है। तो जब ऊपर वैल्यू ज्यादा हो नीचे वैल्यू कम हो तो इससे आंसर हमेशा आता है ग्रेटर देन 1 आता है। तो 1.5 ग्रेटर देन 1 है, ये तो पॉसिबल है। 3 ग्रेटर देन 1 है तो ये भी पॉसिबल लिस्ट में है। 4.5 ग्रेटर देन 1 है, ये भी पॉसिबल लिस्ट में है। हर वो जवाब पॉसिबल है जो ग्रेटर देन 1 है। लेकिन आखिरी जवाब में देखे एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। किसी भी रेशो का जवाब इन्फिनिटी तब आता है जब डिनोमिनेटर 0 हो जाए। But epsilon naught is not equal to 0, it is equal to 8.85 into 10 raised to the power minus 12। यानी एप्सिलॉन नॉट की जगह जब तक 0 नहीं आता तब तक रेशो से आंसर इन्फिनिटी नहीं आता, और इन्फिनिटी लाने के लिए डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए। लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर 0, इट मीन द ओनली आंसर इम्पॉसिबल हेयर इज इन्फिनिटी। किसी भी इंसुलेटर या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी इम्पॉसिबल लिस्ट में आता है। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। 128 फॉर यू। ये फरमाता है कि कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं। ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है, इसका रेडियस r1 है। ये एक और कंडक्टिंग स्फीयर है, इसका रेडियस r2 है। दो कंडक्टिंग स्फीयर है, दोनों का रेडियस अलग अलग है। कहा कि दोनों को हमने चार्ज किया हुआ है, दोनों के ऊपर चार्ज मौजूद है। आपसे कह रहे हैं कि बताओ इनके चार्जेस का रेशो क्या होगा, जबकि इंफॉर्मेशन ये गिवन है कि चार्ज डेंसिटीज आर सेम। यानी जो चार्ज डेंसिटी इस स्फीयर की है वही चार्ज डेंसिटी इस स्फीयर की है। दोनों स्फीयर्स की चार्ज डेंसिटी सेम है, तो हमें इनका चार्ज का रेशो चाहिए। आप जानते हैं कि चार्ज डेंसिटी इज Q1 डिवाइड बाय A1 एंड इट इज इक्वल टू Q2 डिवाइड बाय A2। अब Q2 इधर ले आओ, A1 उधर ले जाओ, तो आपको आपका चार्ज का रेशो मिल जाएगा। Q1 बाय Q2 इज इक्वल टू A1 डिवाइड बाय A2। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, A1 जो है वो है पाई आर, सॉरी ये स्फीयर है, याद रखना, सर्कल पुट मत करना। इत्तेफाकन यहाँ सर्कल और स्फीयर का आंसर सेम आता है। पाई आर स्क्वायर सर्कल का होता है, स्फीयर है तो 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये A1 है तो R1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 पाई R2 स्क्वायर। 4 पाई कैंसल, द रेशियो ऑफ चार्जेस इज R1 स्क्वायर डिवाइड बाय R2 स्क्वायर, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। उम्मीद करता हूं आप क्वेश्चन समझ गए हैं। 129 फरमाता है कि जनाब आला स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, एक का रेडियस r है, एक का रेडियस 2r है। ये एक गॉसियन सरफेस है, इसका रेडियस r है। ये एक और गॉसियन सरफेस है, इसका रेडियस 2r है। कहा कि दोनों के सेंटर पर आपने सेम चार्ज रखा है, दोनों के सेंटर पर चार्ज सेम है। तो बताओ कि सरफेस ऑफ द स्फीयर पर कौन सी चीज सेम हो सकती है। हमें वो चीज बतानी है जो सेम ऑन सरफेस हो। दोनों के सरफेस पर सेम रिजल्ट किस चीज का होगा? तो क्या पोटेंशियल सेम होगा? यस या नो? क्या इसके सरफेस और इसके सरफेस पर पोटेंशियल सेम होगा? आप कैसे डिसाइड कर रहे हो? आप कहें सर KQ बाय R, ये दोनों के लिए सेम है, चार्ज दोनों के सेंटर पर सेम है, लेकिन रेडियस डिफरेंट है तो पोटेंशियल मस्ट बी डिफरेंट। बड़े स्फीयर के सरफेस पर पोटेंशियल कम होगा और छोटे स्फीयर के सरफेस पर पोटेंशियल ज्यादा होगा। शाबाश। तो ऑप्शन ए तो गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है KQ बाय R स्क्वायर। वही कहानी है कि K और Q तो दोनों के लिए सेम है, लेकिन रेडियस सेम नहीं है, तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी सरफेस पर दोनों का सेम नहीं होगा। आगे बढ़े। इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों के लिए होता है चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट।
अब एप्सिलॉन नॉट भी दोनों के लिए सेम है, गॉस लॉ है ना, और चार्ज भी दोनों के सेंटर पर क्या है, इट मीन कि छोटा स्फीयर हो या बड़ा स्फीयर हो, सेंटर पर चार्ज सेम है तो इनका फ्लक्स क्या रहेगा, बाकी पोटेंशियल इंटेंसिटी ऑन सरफेस सेम नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। हमारा अगला क्वेश्चन है 130 130 फरमाता है कि दो रेजिस्टर्स है 10 ओहम और 20 ओहम सीरीज में लगाए हुए हैं। ये 10 ओहम और ये 20 ओहम, इसके साथ 90 वोल्ट ऑपरेट हो रहा है। बताओ कि इस 10 ओहम वाले से या 20 ओहम वाले से करंट कितना होगा। द करंट इन 20 ओहम, इससे करंट कितना होगा। आपको धोखा दिया जा रहा है, सीरीज में दोनों का करंट क्या होता है, सेम। तो चाहे इसका मालूम करो चाहे इसका, वो टोटल करंट के बराबर होगा। और टोटल करंट इज ऑलवेज इक्वल टू नेट वोल्टेज डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस, जानते हो ना। टोटल करंट इज इक्वल टू नेट वोल्टेज 90 है, नेट रेजिस्टेंस सीरीज में एडिशन से आता है। तो ये 10 प्लस 20 इट मीन द करंट इज 3 एम्पियर एंड ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है और 131 फरमाता है कि दो पैरेलल वायर्स हैं, दोनों से सेम करंट जा रहा है, सेम डायरेक्शन में भी जा रहा है। द मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट मिड बिटवीन द वायर्स इज, आपसे कहा जा रहा है कि ये एक वायर है और ये भी एक वायर है, ये दोनों वायर्स हैं, इन दोनों वायर्स से सेम अमाउंट ऑफ करंट इन सेम डायरेक्शन फ्लो कर रहा है। अगर दोनों की वजह से सेंटर पर बी मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड डिसाइडेड बाय द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर यहाँ दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो एड होंगे, और अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो सब्ट्रैक्ट होंगे। सिंपल सी बात है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सेम डायरेक्शन में तो एड होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लिहाजा डियर स्टूडेंट्स, हम ऐसा कहेंगे, बल्कि ऐसा कहने वाले हैं, रूल अप्लाई करेंगे। ये मेरा थंब करंट का और मेरी उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो कंडक्टर नंबर 1 के लिए इधर मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ बन रहा है, इनवर्ड। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, यहाँ पर इस पॉइंट पर भी इनवर्ड है। लेकिन इस कंडक्टर के लिए जब मैं थंब के साथ करंट मैच कर रहा हूं तो देखो मेरी मिड के पूरी उंगलियां कहाँ आ रही, बाहर आ रही हैं। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड यूं घूमकर इधर आ रहा है। तो ये भी इनसाइड ये भी आउटसाइड, दोनों का नेट यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो। तो जब दो पैरेलल कंडक्टर्स हैविंग सेम करंट इन सेम डायरेक्शन, तो at the center at the midpoint of them the magnetic field intensity will become zero, इसीलिए तो ये अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, 131 में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ए सही हुआ। लेट मी एक्सप्लोर 132 फॉर यू। फरमाता है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज फ्लक्चुएटिंग डीसी एज आउटपुट। तो याद रखना, जितने भी रेक्टिफायर्स हैं सब रेक्टिफायर का आउटपुट जो होता है दैट इज अ फ्लक्चुएटिंग डीसी। फ्लक्चुएटिंग डीसी जानते हो, जिसके मैग्नीट्यूड में चेंजेस आ रहे हो, यानी एक फिक्स वैल्यू नहीं होता। एक होता है प्योर डीसी, एक होता है फ्लक्चुएटिंग डीसी। प्योर डीसी और फ्लक्चुएटिंग डीसी में ये फर्क है। देखो, अगर ये टाइम जोन है तो प्योर डीसी में इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा, यानी इसका ना डायरेक्शन बदलता है और ना वैल्यू। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस बनता है। इट इज द ग्राफ ऑफ प्योर डीसी। कोई भी रेक्टिफायर आपको ये डीसी नहीं देता। और फ्लक्चुएटिंग डीसी ये होता है कि टाइम के साथ साथ एक ही डायरेक्शन में आपको पल्स मिलेंगे, लेकिन ये पल्स क्रस्ट के फॉर्म में होंगे, कभी पीक कभी मिनिमम, कभी पीक कभी मिनिमम, कभी पीक कभी मिनिमम। इट इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग डीसी। ऑल रेक्टिफायर्स ऑलवेज प्रोवाइड फ्लक्चुएटिंग डीसी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी, यानी हाफ वेव रेक्टिफायर भी और फुल वेव रेक्टिफायर भी प्योर डीसी नहीं देता, फ्लक्चुएटिंग डीसी देता है। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 133। अच्छा, 133 क्या कहता है, 133 नंबर ऑफ फोटॉन्स अलोंग विथ फ्रीक्वेंसी। आपके साथ क्वेश्चन आया है, मॉडर्न फिजिक्स का आइडिया है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। और क्वेश्चन नंबर 133 फरमाते हैं कि दो रेडिएशंस हैं, पहला रेडिएशन दूसरा रेडिएशन। इसकी फ्रीक्वेंसी f1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी f2 है। अगर इन दोनों रेडिएशंस की एनर्जी क्या हो, सेम,
इसमें नंबर ऑफ फोटॉन n1, इसमें नंबर ऑफ फोटॉन n2। तो बताओ व्हाट इज द रेशियो या करेक्ट रिलेशन ऑफ n1 एंड n2। तो याद रखना, जब एनर्जी सेम हो, मैं फिर कह रहा हूं, जब एनर्जी सेम हो तो द नंबर ऑफ फोटॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। लिहाजा अगर आप n1 ओवर n2 लेना चाहते हो तो आपको f2 बाय f1 लेना होगा। ये शर्त लाजमी है। अगर एनर्जी सेम नहीं होगी तो फिर ये इनवर्स रिलेटेड नहीं है। नंबर ऑफ फोटॉन और फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशन तभी होगा जब रेडिएशन की एनर्जी को क्या रखना हो, कांस्टेंट। विदाउट द कांस्टेंटेंसी ऑफ एनर्जी ये रिलेशन काम नहीं करता। फिलहाल स्टेटमेंट में एनर्जी सेम का जिक्र है, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू चूज दिस ऑप्शन। हमारा क्वेश्चन है, देयर आर n1 photons of frequency f1 in a beam of light in an equally energetic beam। देखो equally energetic कहा तो you can use the inverse relation। 134, इसमें 133 में करेक्ट ऑप्शन क्या था डियर स्टूडेंट्स? जी सही है। अच्छा अगला है 134, द मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट अकर फॉर स्कैटरिंग। कॉम्पटन शिफ्ट डेल्टा लैम्डा होता है और डेल्टा लैम्डा h डिवाइड बाय m नॉट c 1 माइनस cos ऑफ थीटा। आप खुद सोचें, इस ब्रैकेट से जब मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए, जब यहाँ मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए तो कॉम्पटन शिफ्ट, ये कॉम्पटन शिफ्ट कहलाता है। द चेंज इन वेवलेंथ इन कॉम्पटन इफेक्ट इज कॉल्ड कॉम्पटन शिफ्ट। तो ये डेल्टा लैम्डा मैक्सिमम तब होगा जब राइट साइड पे h तो फिक्स्ड है, m नॉट फिक्स्ड है, c फिक्स्ड है। तो इसके कम और ज्यादा होने का फैसला इस ब्रैकेट वाला टर्म करेगा और इस ब्रैकेट से जब मैक्सिमम मिलेगा तो ये भी मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन पता है ब्रैकेट से मैक्सिमम कब मिलेगा? अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर जब ये 0 हो जाए। नहीं, जब ये -1 हो जाए, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं? प्लस। तो इधर से हमें 2 मिल जाएगा, 2 से ज्यादा कभी नहीं मिल पाएगा। और यहाँ -1 लाने के लिए द एंगल मस्ट बी 180। तो कॉम्पटन शिफ्ट विल बी मैक्सिमम व्हेन द स्कैटरिंग एंगल इज 180। करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन 135 आपके नाम फरमा रहा है कि फॉर अ गिवन मटेरियल photo electrons emitted do not all have same kinetic energy, the material can be characterized। अच्छा क्वेश्चन है, ये मेटल है, आपने इस पर लाइट के रेस फेंके हैं, इससे इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं। बस बास इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कम है, बास की काइनेटिक एनर्जी क्या है? आपसे कह रहे हैं कि इस मेटल के बारे में हम एक सॉलिड डिसीजन किस जरिए कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन है जिससे हम करेक्ट डिसीजन अबाउट द मेटल करें। जब हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में रेडिएशन यूज किए तो आने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग आ रही है। बास की काइनेटिक एनर्जी कम है और बास की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है डियर स्टूडेंट्स। तो ए बी सी एंड डी हमारा अगला मरहला होगा और वो है ऑप्शन एक एक चूज करता हूं। रकम क्वेश्चन है 135। पहला ऑप्शन, अ सिंगल वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या ये पॉसिबल है? आप कहें सर स्टॉपिंग पोटेंशियल तो इन इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करता है और जिसकी काइनेटिक कम है तो पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल कम लगेगा, और इस इलेक्ट्रॉन को जिसकी काइनेटिक ज्यादा है उसको स्टॉप करने के लिए पोटेंशियल ज्यादा। तो सिंगल वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ गलत है, क्योंकि कहा गया है कि फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है और अलग अलग काइनेटिक एनर्जी के लिए अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। सी पहले बताता हूं, मेनी वैल्यूज ऑफ वर्क फंक्शन। आप कहें गलत है सर, क्योंकि वर्क फंक्शन सिर्फ और सिर्फ किस चीज पे डिपेंड करता है? जब मेटल सेम है तो वर्क फंक्शन मस्ट रिमेन्स सेम। वर्क फंक्शन मेटल बदलने से बदलता है, मेटल के बदले बगैर वर्क फंक्शन नहीं बदलता, बिकॉज ये नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करता है। सी भी गलत है। मेनी वैल्यूज ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वंस अगेन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सिर्फ मेटल के नेचर पे डिपेंड करता है। मेटल बदलोगे तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बदलेगी, वरना नहीं बदलेगा। तो ए सी और डी तीनों गलत हैं। अब मेनी वैल्यूज ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल डेफिनेटली ठीक है, क्योंकि कम काइनेटिक एनर्जी के लिए कम स्टॉपिंग पोटेंशियल और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के लिए ज्यादा, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई वी नॉट। तो ई तो इसमें फिक्स्ड वैल्यू है 1.6×10⁻⁹, लिहाजा ये ज्यादा तो ये भी ज्यादा, ये कम तो ये भी कम। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा शाबाश? करेक्ट ऑप्शन ये होगा, डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल्स। हमारा अगला क्वेश्चन है 136 ऑन बोर्ड। फरमाता है कि n इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल। सही है, ये एक रेडियोएक्टिव सैंपल है, इसमें n जो है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई या नंबर ऑफ एटम्स कंसिडर करो। सही है। r इज, और इसमें r जो है
वो रेट ऑफ डीके है। क्या है? रेट ऑफ डीके। तो बताओ इन दोनों के दरमियान अगर हम इनके रेशो का अगर हम टाइम के साथ ग्राफ ले लें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त, दो का खाने वाला। ये टाइम है। अगर इस वाई एक्सिस पर हम एन नहीं लेते, आर भी नहीं लेते, एन डिवाइड बाय आर ले लेते हैं, तो बताओ द शेप ऑफ ग्राफ कैसे होगा? बहुत बहुत आसान कंक्लूजन है। अच्छा, आया कहां से है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल्यूशन? कॉन्सेप्ट ऑफ सोल्यूशन कहां लाई करता है? अगर आपको ट्रिगर हो रहा है वो सोल्यूशन वाला स्टेटमेंट, तो मतलब आप इस क्वेश्चन को समझते हो। ट्रिगर नहीं हो रहा सोल्यूशन वाला स्टेटमेंट, तो फिर आपके लिए मुश्किल है। जी, सबसे बदले डिसीजन कम देना का हुई, बिल्कुल आसान लफ्जों की दगा हुआ है। कहां से, वो कौन सा स्टेटमेंट है जिससे इसका डिसीजन होगा? नहीं, हाफ लाइफ से रिलेटेड नहीं, डीके से भी रिलेटेड नहीं है। शाबाश, डीके ला से रिलेटेड है। डीके ला से रिलेटेड है मुसलमानों। डीके ला याद है? डीके ला कहता है कि रेट ऑफ डीके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इनिशियल या बस जो अवेलेबल हो। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और रेट ऑफ डीके डायरेक्टली है। बस ये इस वक्त इस ग्राफ का, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन का मरकज है। देखो डियर स्टूडेंट्स, इसको जब भी हटाते हो, रेट ऑफ डीके को इन्होंने कौन सा सिंबल दिया? प्लीज हेल्प मी। आर दिया। और इक्वल हटाते हो तो क्या लगाते हो? कांस्टेंट। और नंबर को क्या कहा? एन। इसका मतलब है कि एन इस तरफ ले आओ तो आर बाय एन इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी वक्त के साथ साथ आर बाय एन या एन बाय आर विल रिमेन्स, चाहे जितना भी वक्त गुजर जाए द रेशियो विल रिमेन्स। समझ आ गई? अब तो ग्राफ बता दो, अब तो समझ आ गई है ना? क्या मैं ऐसा ले लूं? नहीं, इट मीन वी हैव टू टेक दिस लाइन, वी हैव टू टेक दिस लाइन, क्योंकि वक्त के साथ साथ इनका रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। समझ आ गई है? तो जनाब आला करेक्ट ऑप्शन क्या है? शाबाश, 136 ऑप्शन डी बिल्कुल सही देखा। हमारा अगला क्वेश्चन होगा बी पे। शाबाश, 137 137 क्या कहता है? इसमें है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है। आपने जल्दी जवाब देना है। 137, लेट मी कंसिडर इट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहा कि एक इलेक्ट्रॉन है और बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रोजेक्ट हो गया। तो बताओ कि इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले फोर्स की कहानी क्या होगी? बताओ। आप कहें सर पैरेलल या एंटी पैरेलल मूवमेंट पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स अप्लाई नहीं करता। F इज इक्वल टू क्यू वी बी अलॉन्ग विद साइन थीटा। अपोजिट मीन के द एंगल विल बी, और साइन 180 इज इक्वल टू 0, सो द फोर्स विल बी इक्वल टू 0। करेक्ट ऑप्शन बताएंगे? जी ठीक है। 138 फॉर यू। 138 फरमाता क्या है? ये फरमाता है अ होल इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर रिप्रेजेंट्स। पानी है किसी के साथ? वाटर? ना लेके मत आओ, लेके मत आओ। अवेलेबल है किसी के पास पानी? थैंक यू। बस ये मेरा हो गया, शुक्रिया। अच्छा जनाब, हमारा अगला क्वेश्चन है 138। अ होल इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर रिप्रेजेंट्स अ मिसिंग इलेक्ट्रॉन। जानते हो ना, होल का मेन डिस्क्रिप्शन यही है, वो जगह जहां से इलेक्ट्रॉन चला जाए। समझ आ गई है? और उसी जगह को बोलते हैं अ मिसिंग इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन ए इज द बेस्ट ऑप्शन। अच्छा, हमारा अगला स्टेप है 139 डियर स्टूडेंट्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर emitted by a metal surface only। ठीक है? When light directed at its exceeded by certain minimum। बताओ शाबा, ये मेटल का सरफेस है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, ये लाइट की मदद से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा। लेकिन तब अगर इस लाइट की एक खास क्वांटिटी है, इस लाइट की एक खास क्वांटिटी है, उसकी वैल्यू अपने मिनिमम से ज्यादा हो जाए, एक खास मिनिमम वैल्यू से ज्यादा हो जाए, तो वो खास क्वांटिटी क्या है? फ्रीक्वेंसी, which is called threshold frequency। It is called threshold frequency। तो it means they are asking about threshold frequency। ये आपके साथ थोड़ा रहम किया गया है इस क्वेश्चन को ऐसे बनाकर। अगर इसको
टफ लेवल पे पीक पे बनाता तो क्या कहता? मैं कहता जनाब के द क्वांटिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी मिनिमम फ्रॉम सर्टन मैक्सिमम वैल्यू। तो फिर वेवलेंथ होता, क्या होता? वेवलेंथ होता, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो तो वेवलेंथ क्या होता है? एक खास, इस तरह ज्यादा बेहतर होगा। इन रेडिएशन में एक खास वेवलेंथ होता है और इन रेडिएशंस में एक खास फ्रीक्वेंसी होती है। उस खास वेवलेंथ तक इमिशन या इजेक्शन नहीं होता और उस खास फ्रीक्वेंसी तक इमिशन या इजेक्शन नहीं होता। अगर आप उस खास वेवलेंथ से वेवलेंथ कम करोगे तो इजेक्शन स्टार्ट हो जाती है और अगर आप उस खास फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी ज्यादा करते हो तो इजेक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो इट इज द लास्ट फ्रीक्वेंसी जिस पर इजेक्शन नहीं हुआ, इससे ज्यादा पे इजेक्शन स्टार्ट हो गया और इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एफ नॉट। और इस जिस वेवलेंथ पर इजेक्शन स्टार्ट हो जाए इट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा नॉट। तो अगर मैं ये क्वेश्चन इस जिम्रे में पूछता कि वो कौन सी क्वांटिटी है रेडिएशन की कि उससे उससे देखो मैंने कम कर दिया, उससे कम पे इजेक्शन होगा, उससे ज्यादा पे इजेक्शन नहीं होगा, तो कम के लिए आपको फिर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लेना था, फिर आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं लेनी थी। तो उम्मीद है स्टेटमेंट आपको परेशान नहीं करेगा। तो जनाब आला इस वक्त फ्रीक्वेंसी ठीक है, अभी फिलहाल ये क्वेश्चन आसान जोन में है। हमारा अगला मरहला है और 140 हमारा अगला स्टेप है 140। पास्टन सीरीज इज ऑब्टेन्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम, सब बच्चे जानते हैं पास्टन सीरीज में जनाब आला P जो है वो 3 होता है और N जो है वो ग्रेटर देन 3 N होता है और P 3 होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है बी 141। व्हेन अ न्यूक्लियस एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल, तो आप जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम का न्यूक्लियस, लिहाजा जब ये हीलियम न्यूक्लियस निकलेगा तो एटॉमिक नंबर में 2 टाइम क्या आएगा? 2 का डिक्रीज आएगा और एटॉमिक मास में 4 का डिक्रीज आएगा। सो डिक्रीजेस बाय 2 टाइम बिकॉज एटॉमिक नंबर का है, ऑप्शन बी सही है 142। A same magnitude of charge 2q is lying both at the center of tennis ball, ये एक टेनिस बॉल है और इसके सेंटर पर भी 2q है और ये एक फुटबॉल है, इसके सेंटर पर भी 2q है, यानी चार्ज एट द सेंटर सेम है। टेनिस बॉल और फुटबॉल है उसके साथ, हाँ, तो फुटबॉल के सेंटर पर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मेरे ख्याल में क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी आपको मैंने, तो आप कहें सर बेशक इसका रेडियस कम तो इसके सरफेस और पोटेंशियल और इंटेंसिटी ज्यादा और इसके सरफेस पोटेंशियल और इंटेंसिटी कम, लेकिन क्लोज सरफेस का फ्लक्स सिर्फ चार्ज पे डिपेंड करता है, उसके साइज पे डिपेंड नहीं करता। लिहाजा इन दोनों से जो फ्लक्स पास होगा द फ्लक्स विल रिमेन्स q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट भी सेम है, चार्ज भी सेम है, तो फ्लक्स विल रिमेन्स सेम। करेक्ट ऑप्शन आप चूज करोगे 142 सेम फॉर बोथ, ऑप्शन ए सही है। 143 फॉर यू फरमाता है कि एक कैपेसिटर है उस पर चार्ज इफ वी से दैट द टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर इज q, तो इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब है कि कैपेसिटर में 2 प्लेट हैं, एक प्लेट पर प्लस q है और एक प्लेट पर माइनस q है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 144। फरमाया जा रहा है कि द डीके कांस्टेंट ऑफ स्टेबल एलिमेंट, बताओ क्या है डीके कांस्टेंट ऑफ स्टेबल एलिमेंट? आपको डीके कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट पता है? इट इज द एबिलिटी टू डीके, द एबिलिटी टू डीके इज कॉल्ड डीके कांस्टेंट। तो स्टेबल तो डीके ही नहीं करता, स्टेबल डीके करता है? नहीं करता, इट मीन कि उसमें एबिलिटी ऑफ डीके क्या है? 0 है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसका डीके कांस्टेंट क्या होता है? स्टेबल एलिमेंट डीके करता ही नहीं, तो एबिलिटी टू डीके 0 हो गया जब वो डीके नहीं करता। ये कॉन्सेप्चुअल बात हो गई। मुझे टेक्निकल मैथमेटिकल बात बता दो, कोई बता सकता है कि लैम्डा डीके कांस्टेंट इज 0 फॉर स्टेबल? आप कहें सर डीके कांस्टेंट इज 0.693 डिवाइड बाय हाफ लाइफ, जानते हो या नहीं? ये डिवाइड बाय हाफ लाइफ है, बट फॉर स्टेबल एलिमेंट हाफ लाइफ इज इंफिनिटी, हाफ लाइफ इज
इंफिनिटी। समझ आ गई है? एंड एनीथिंग बाय जीरो इज इंफिनिटी एंड एनीथिंग बाय इंफिनिटी इज जीरो। समझ आ गई है? अगर आप लेफ्ट और राइट चेंज कर दो तो एनीथिंग डिवाइड बाय इंफिनिटी इज इक्वल टू जीरो। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? ये दोनों रीजन आपको पता चल गए, लेकिन 144 में डियर स्टूडेंट्स बन रहा है ऑप्शन बी 145। 145 फरमाता है द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ इन लेमन सीरीज। लेमन सीरीज का स्मॉलेस्ट वेवलेंथ आपको तब मिलेगा जब पी की वैल्यू तो 1 फुट करोगे, बिकॉज लेमन के लिए P1 होता है, और वेवलेंथ तब कम होता है जब ऑर्बिट सबसे ज्यादा ऊंचा हो, और सबसे ऊंचा ऑर्बिट के लिए क्या पुट करोगे? इंफिनिटी। तो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ के लिए डेटा पुट करो 1/λ इज रेडबर्ग कांस्टेंट 1/p² माइनस 1/n², 1/λ रेडबर्ग कांस्टेंट 1/1² माइनस 1/इंफिनिटी स्क्वायर, ये तो 0 हो गया। 1 आता है, उल्टा लिख लो तो लैम्डा इज 1/r। So the smallest wavelength in Lyman series is 1/r। करेक्ट ऑप्शन ए है। हमारा अगला क्वेश्चन होगा 146। 146 क्या है? What is the ratio of electrostatic and gravitational force between two protons separated by y? कहते हैं कि ये एक प्रोटॉन है, ये भी एक प्रोटॉन है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस y है। तो बताओ इन दो प्रोटॉन्स के ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का रेशो क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक और फिर ग्रेविटेशन कर सकते हो। आपने किया होगा, आप कहे सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज Q1 Q2 डिवाइड बाय r², जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स Gm1 m2 डिवाइड बाय r²। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मैं लिख सकता हूं कि द चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज Q, तो मैं Q ले लूंगा, तो Q और Q मिलकर क्या बन जाएंगे? Q² डिवाइड बाय r²। ये डिविडेशन मल्टीप्लाई में चेंज करूं तो ये उल्टा हो जाएगा r² डिवाइड बाय G, एक का भी मास m दूसरे का भी मास m, तो Gm²। तो r² कैंसिल, इट मीन Q² डिवाइड बाय Gm²। इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। सब क्या ऑप्शन? हाँ, ऑप्शन Q² डिवाइड बाय Gm²। हाँ सही है, बिल्कुल ऑप्शन ए ठीक है। सही आ रहा है ना, गलत तो नहीं आ रहा? हाँ ठीक है, ऑप्शन ए सही है। सही। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, 147 फरमाता है द करेक्ट ग्राफ फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इफ I रिप्रेजेंट्स करंट। तो जनाब आला ऑप्शन ए का ग्राफ आप बता दें, ये करंट है, ये फ्रीक्वेंसी है, एंड इंक्लाइंड ग्राफ मीन के करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी। यस या नो? आपको रीजन आना चाहिए। आप कहें सर करंट जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्रीक्वेंसी के साथ नो रिलेशन में फ्रीक्वेंसी। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी से ताल्लुक नहीं रखते तो ये करंट भी इससे कोई ताल्लुक, तो पहला ग्राफ क्या है? शाबाश, गलत है। अच्छा, दूसरा ग्राफ जो हमें मिला है उसमें भी देख लेते हैं, वो है काइनेटिक एनर्जी। तो अब यहाँ पर फिर आपको धोखा दिया है, हॉरिजॉन्टल लाइन मीन कि काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रही। तो बताओ कैसे डिपेंड करती है या नहीं करती? यस, डिपेंड करती है। कैसे? कोई लॉजिकल प्रूफ दे सकते हो? आप कहो सर HF इज इक्वल टू HF0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। फार्मूला याद है? फार्मूला इस वक्त फार्मूले अच्छे होते हैं, टॉपिक पढ़ते वक्त और स्टार्ट ऑफ अब सेशन के स्टार्ट से फिर कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं। अब जो है आपको शॉर्ट रेफरेंस की जरूरत है, मतलब आपका माइंड फौरन डिसीजन करे, उलझे ना। सो डियर स्टूडेंट्स, H कांस्टेंट है, F0 कांस्टेंट है, H कांस्टेंट है, एक तरफ काइनेटिक है और एक तरफ फ्रीक्वेंसी, और एक राइट साइड पे है और एक, तो अगर आप लेफ्ट साइड ज्यादा करोगे तो राइट का भी ज्यादा होना जरूरी है। इट मीन के काइनेटिक डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। ऐसा गलत है कि हम ना कहें कि काइनेटिक फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो जनाब ये भी ग्राफ गलत है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन तो इंडिपेंडेंसी को शो करता है, जबकि हकीकत में तो डिपेंड कर रही है काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर। अच्छा, ऑप्शन सी की तरफ आएंगे। ऑप्शन सी में आई डोंट नो ग्राफ कौन सा है, तो एक तरफ फ्रीक्वेंसी है और एक तरफ काइनेटिक है डियर स्टूडेंट्स, और ये ग्राफ हमें इस तरह मिला है। अच्छा, ऑप्शन डी की तरफ आते हैं, एक तरफ फ्रीक्वेंसी है और एक तरफ काइनेटिक है या नहीं है? करंट है, कोई बात नहीं, करंट ही सही। तो एक ग्राफ ऐसे है, यहाँ ये और ये दोनों गलत इसलिए है क्योंकि ये बताता है कि करंट फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट है, और ये कहता है कि इनवर्स टाइप है, तो वो तो डिपेंड ही नहीं करता।
तो ना इनवर्स डिपेंड करता है ना डायरेक्ट, तो ए भी गलत है और डी भी गलत है। ये क्यों गलत है? काइनेटिक तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, हॉरिजॉन्टल तो शो करता है कि नहीं करता, तो इट मीन ये गलत है। अब अप्रोक्सीमेटली यही ग्राफ हमारे लिए द बेस्ट ग्राफ है। समझ आ गई है? टू टेल द ट्रुथ, इसका ये लोकेशन ऑफ स्टार्टिंग लोकेशन ठीक नहीं है, इसका स्टार्टिंग लोकेशन ठीक नहीं है, क्योंकि इजेक्शन जो होती है या काइनेटिक एनर्जी या इजेक्शन या कुछ भी हो, वो स्टार्ट होती है आफ्टर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के एक्सिस पे ग्राफ इधर से कहीं हो जाना चाहिए था। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक कोई प्रोसेस ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता। तो इसका लोकेशन मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन ग्राफ का शेप ठीक है, तो इट इज द बेस्ट ऑप्शन एज कम्पेयर टू द अदर। मैं उम्मीद करता हूँ आप आइडिया समझ गए हो। तो ऑप्शन सी इज द बेस्ट ऑप्शन डियर स्टूडेंट्स। अगली बात करूंगा, और मेरी अगली बात है अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है 148। 148 क्या है? फरमाया जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर। चार्जशुदा कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? जीरो। क्यों जीरो होती है, कोई बता सकता है? डू यू नो द रीजन व्हाई यू हैव टू से that intensity inside the charged body is always zero? That's the point. Very good. उस तरफ लाइन बढ़ते ही नहीं जहां उनके इंटरसेक्शन का चांस हो। अगर मैं ये गोल सरफेस ले लूं, इस पर चार्जेस रख दूं, तो इससे बाहर की तरफ लाइन फ्लो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि बाहर इनके इंटरसेक्शन का कोई चांस, लेकिन अंदर ये फ्लो इसलिए नहीं करते क्योंकि देयर इज अ चांस ऑफ इंटरसेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस तरफ फ्लो कर ही नहीं सकते जिस तरफ इनका इंटरसेक्शन का चांस हो। तो दैट्स व्हाई इनसाइड द चार्ज स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो। डबल जीरो भी खाना 148 जीरो। ऑप्शन ए 149 फॉर यू। ये फरमाता है दो पैरेलल वायर्स हैं होंगे कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, वेल डैश ईच अदर। थोड़ी देर पहले इधर ही एक्सप्लेन किया था। ये रे स्टूडेंट्स करंट आई और ये करंट आई। आपने पढ़ा कि इसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरह बनता है या नहीं, और जब दरमियान में अपोजिट डायरेक्शन में बने तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? कैंसल, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है और बाहर मैक्सिमम होती है, और हमेशा मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ फोर्स डेवलप होता है। सो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, दे विल अट्रैक्ट। टू पैरेलल कंडक्टर हैविंग करंट इन सेम डायरेक्शन, सेम करंट इन सेम डायरेक्शन विल अट्रैक्ट ईच अदर। वो क्या करेंगे शाबाश? They will attract each other dear students। हमारा अगला क्वेश्चन है 149 हो गया, और देखिए कम ऑप्शन ठीक दिखाना, बी सही थे। हमारा अगला क्वेश्चन है 150। फरमाता है कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर बाय 40 न्यूटन। कहते हैं कि ये एक चार्ज है Q प्लस Q और ये एक चार्ज है माइनस Q, इक्वल एंड अपोजिट। इनके दरमियान फोर्स 40 न्यूटन है। आप इनको दोनों को हाफ कर दो, इसे प्लस Q/2 बना दो और इसे माइनस Q/2 बना दो, तो अब फोर्स क्या होगा? सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रिक फोर्स हर चार्ज के साथ डायरेक्टली है। इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्टली टू Q1 एंड इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्टली टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज है ना, तो Q1 Q2 दोनों के साथ डायरेक्ट है। तो जब इसको हाफ करोगे तो ये भी हाफ हो जाएगा, और जब इसको हाफ करोगे तो ये भी, मतलब ये है कि आपने एक चार्ज को हाफ किया तो फोर्स हाफ होकर 40 से 20 बन जाएगा, फिर आपने दूसरे चार्ज को हाफ किया तो फोर्स दोबारा हाफ हो जाएगा और 20 से 10 हो जाएगा। तो समझ आ गई है? लिहाजा फोर्स 40 था, आपने जब Q1 लिया था, फिर आपने Q1 को हाफ कर दिया तो ये 20 हो गया क्योंकि डायरेक्ट है, फिर आपने Q2 को भी हाफ कर दिया तो ये एक बार फिर हाफ हो जाएगा, तो द नेट फोर्स विल बी 10 न्यूटन। तो वी विल गेट करेक्ट ऑप्शन ए। मैथमेटिकली भी सॉल्व होता है बट यू हैव टू गेस इट। 151 डियर स्टूडेंट्स, एट अ डिस्टेंस y द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर इज P। ये एक करंट कैरिंग वायर है होगा, इसमें करंट है, यहाँ से y डिस्टेंस के फासले पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी P है। तो आप बता दीजिए प्लीज कि आप बता दीजिए कि y/2 डिस्टेंस पर क्या होगा। अगर हम बिल्कुल दरमियान में एक पॉइंट ले लें जो डिस्टेंस y/2 हो, तो यहाँ इंटेंसिटी क्या होगी? तो माय डियर स्टूडेंट्स, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2πr जानते हो। तो देखो डिस्टेंस के साथ कौन सा रिलेशन है? इनवर्स। इट मीन कि ये हाफ तो ये डबल, इट मीन इट विल बी 2b। करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन 151 है।
151 ऑप्शन ए सही है। हमारा अगला क्वेश्चन होगा 152। लेट मी सॉल्व 152 फॉर यू। हाँ जी, बस 5 मिनट बाकी सर। 152 प्लीज। A very strong magnetic field is applied to an electron at rest. इलेक्ट्रॉन मोहतरम रेस्ट में है, काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, बताओ कि फोर्स क्या होगा। फोर्स विल बी 0 बिकॉज F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। जब वेलोसिटी 0 होगी तो फोर्स क्या होगा, 0 होगा। 153 फॉर यू। फरमाता है मिनिमम नंबर ऑफ डायोड्स रिक्वायर्ड फॉर फुल वेव रेक्टिफिकेशन। फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए मैक्सिमम 4 डायोड इस्तेमाल होते हैं और मिनिमम 2। ये सिंपल फॉर वेव रेक्टिफायर होता है, ये ब्रिज। इन्होंने मिनिमम कहा है तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 2 होगा। 154 ऑप्शन बी ठीक था। अच्छा, द मटेरियल ऑफ इनफाइनाइट कंडक्टिविटी, वो मटेरियल जिसकी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो। सुपर कंडक्टर्स, मुसलमानों से क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर्स। ऐसा कैसे बोल सकते हो, तो सुपर कंडक्टर्स वो होते हैं जिनका रेजिस्टेंस क्या होता है, और रेजिस्टेंस 0 तो रेजिस्टिविटी भी, और कंडक्टिविटी इज 1 ओवर रेजिस्टिविटी, सो 1 ओवर 0 इज इंफिनिट। तो समझ आ गई है। फॉर सुपर कंडक्टर्स कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी थ्योरेटिकली कंसिडर्ड एज इंफिनिटी। सो 155 टाइम पीरियड ऑफ AC सर्किट गिवन बाय द इक्वेशन I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ 100 पाई t। यही है ना, हमें टाइम पीरियड चूज करना है। इसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करो, I नॉट साइन ऑफ ओमेगा t। I के लिए I इक्वल के लिए इक्वल, I नॉट के लिए I नॉट, साइन के लिए साइन, t के लिए t। तो ओमेगा के लिए क्या आया है, 100 नहीं आया, 100 पाई आया है। तो ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई, बट ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड इज इक्वल टू 100 पाई। पाई पाई बढ़ गया। सो डियर स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 बाय 100, 1 ओवर 50, आई थिंक 0.02 सेकेंड। यही आता है ना, ऑप्शन बी में है। 156 फॉर यू। 156 फरमाता है AC वोल्टेज इज अप्लाइड टू अ रिएक्टिव लोड। रिएक्टिव लोड प्लीज नहीं खाना नो। 156 प्लीज, व्हाट इज रिएक्टिव लोड। एक होता है रेजिस्टिव लोड, जो रेजिस्टर्स को बोलते हैं। एक होता है रिएक्टिव लोड। रिएक्टिव लोड मीन कैपेसिटर या इंडक्टर। कैपेसिटर या 157। याद रखना डियर स्टूडेंट्स, रिएक्टिव लोड का मतलब है कैपेसिटर और इंडक्टर। कैपेसिटर और इंडक्टर इन दोनों को रिएक्टिव लोड बोलते हैं। तो अब ये फरमाते हैं कि अगर रिएक्टिव लोड हो तो फेज डिफरेंस कितना होगा। तो दुनिया जानती है कैपेसिटर में भी 90 होता है और इंडक्टर में भी। तो आप कह सकते हो कि तमाम रिएक्टिव लोड्स में फेज डिफरेंस इज ऑलवेज। फर्क क्या होता है, फर्क सिर्फ ये है कि कैपेसिटर में वोल्टेज 90 लीड करता है और इंडक्टर में वोल्टेज 90 लीड करता है, लेकिन होता तो 90 डिग्री है। तो जब भी रिएक्टिव लोड आ जाए द फेज डिफरेंस मस्ट बी 90। हवाई खाना ऑप्शन बी सही है। 158 फॉर यू डियर स्टूडेंट्स। द स्टॉपिंग पोटेंशियल इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन। नमरूद आता है जी, नमरूद पे नहीं, एक मच्छर ने उसे मारा था, और डेंगू भी एक मच्छर की वजह से फैलता है। आप यकीन करें, इंसान गंगस होता है। पिछले 5 दिन से मेरे सारे औसान खाता है। अभी डर लग रहा है कि कहीं इधर नीचे गिर ना जाऊं, और तो थोड़ा पीछे होके बैठो, क्योंकि आपके पैरों में गिरना एक टीचर के लिए बिल्कुल खत्म शुद्ध। द टीचर इज खत्म शुद्ध। समझ आ गई है। कोशिश करें जनाब। अच्छा, सर घूम रहा है जनाब, अजीब सा फील हो रहा है। एनी हाउ, हालांकि काफी रिकवर हो गया। 158 द स्टॉपिंग पोटेंशियल इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन डैश ऑफ लाइट। स्टॉपिंग पोटेंशियल, हाँ मावी का जोरम को 157। आगे बढ़ते हैं। इन प्योर AC कैपेसिटिव सर्किट इज सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, कौन सा सर्किट है प्लीज, कैपेसिटिव सर्किट है। फरमाया कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को क्या कर दें, हाफ कर दें। शाबाश, फ्रीक्वेंसी हाफ। तो जल्दी से देखिए, कैपेसिटर का जो रुकावट था XC, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो जब आप फ्रीक्वेंसी को हाफ करोगे तो कैपेसिटर का जो रुकावट है वो क्या हो जाएगा, और जहां रुकावटें डबल हो जाती है वहां करंट हाफ हो जाते हैं। समझ आ गई है।
तो कैपेसिटिव सर्किट में फ्रीक्वेंसी हाफ करने से रुकावट डबल हो जाएगा, और रुकावट डबल होने से करंट क्या हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। सो हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 158। अगर ये इंडक्टिव सर्किट होता, अगर ये इंडक्टिव होता तो फिर डायरेक्ट रिलेशन था, फ्रीक्वेंसी हाफ तो रुकावट हाफ, और रुकावट हाफ तो करंट डबल हो जाएगा। वेरी गुड। 158 स्टॉपिंग पोटेंशियल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में याद रखना वी नॉट डिपेंड करता है दो चीजों पर, बस दो चीजों डिपेंड कही खाना, एक मेटल पे भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मेटल, और एक इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है। मेरे पास इन दोनों का सबूत है। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल मेटल पे डिपेंड करता है, क्योंकि हम देखो मैं लिख रहा हूं एच एफ इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, लिख सकता हूं, मैं इसको दोबारा लिख सकता हूं एच एफ इज वर्क फंक्शन प्लस ई वी नॉट। तो देखो ये क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और इसके फार्मूले में ई फिक्स्ड है, ये फ्रीक्वेंसी सॉरी ये एच फिक्स्ड है, तो ई और एच तो दोनों कांस्टेंट है, इट मीन के इन दोनों पे ये डिपेंड करता है। अगर फर्ज करो ये ज्यादा और ये कम तो ई वी नॉट ज्यादा, क्योंकि इनका डिफरेंस ज्यादा रह जाएगा। pues so don't worry bubble tari kampoyom da hm te wa sahi da im te wa sahi dalta sirf da f पर दिसता सो da khatira 100 लिखम, ये सिर्फ f, फिर इक्वल इस पाई की जगह मैं 50 लिख रहा हूं, और ई निकाल दो तो वी नॉट हो जाएगा। तो देखो अगर ये 100, ये वी नॉट क्या होगा, वी नॉट विल बी 100 माइनस 50 होगा या नहीं, तो 50 रह जाएगा। लेकिन अगर इसको मैं क्या करूं 1000, तो ये 50 से ज्यादा बन जाएगा, और अगर मैं इसको 80 करूं तो अब ये 30 रह जाएगा, मतलब इन दोनों में एक को भी चेंज करूं तो ये चेंज हो जाएगा। हमारे क्वेश्चन में तो ई और एच तो कांस्टेंट है, तो एफ और फाई में कोई भी कम ज्यादा करो तो ये चेंज होगा, बस फाई के ज्यादा होने से ये कम होता है और एफ के ज्यादा होने से ये ज्यादा होता है। समझ आ गई है? क्वेश्चन पे नशे पे नहीं समझे हो, समझ आ गई है? ऐसा कोई है जो नहीं समझा, फिर वो टेक्निकल मेथड से समझा देता हूँ, टॉपिक वाइज से, टॉपिक से समझाता हूँ। तो अब देख लो आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन से आपको समझाता हूँ जना, अब आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक, ये है इलेक्ट्रॉन, सही, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालने के लिए 300 जूल चाहिए, और ये 300 जूल जो है ये वर्क फंक्शन है। ये क्या है? वर्क फंक्शन। मैं यहां से फोटॉन फेंक रहा हूं, फोटॉन के एक पैकेट में एनर्जी मौजूद है 1000 जूल। ये जो टोटल एनर्जी ऑफ फोटॉन है ये फोटॉन की फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करता है। जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी फोटॉन के अंदर पैकेट में एनर्जी ज्यादा होगी। E इज इक्वल टू एच एफ, जानते हो, फ्रीक्वेंसी कम तो एनर्जी कम। अब देखो जब ये फोटॉन इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो दो टुकड़े हो जाएगा, ये 300 जूल, इसका 300 जूल निकलने में खर्च हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी प्लीज? 700 जूल। अब इस काइनेटिक एनर्जी को रोकने के लिए आपको फर्ज करो पोटेंशियल वी नॉट, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो पोटेंशियल भी क्या होगा? ज्यादा। अब देखो तमाशा देखो, मैंने मेटल उठा के फेंक दिया, अब मैंने ऐसा मेटल रख दिया कि उसका इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड है और 600 जूल से निकलता है, तो मैंने वर्क फंक्शन क्या कर दिया, और फोटॉन वही फेंक रहा हूं, तो 1000 से 600 जूल निकल गया, तो अब काइनेटिक एनर्जी क्या रह जाएगी? अब 400। 700 जूल को रोकने के लिए ज्यादा पोटेंशियल चाहिए था, और 400 जूल को रोकने के लिए, तो आपने देखा वर्क फंक्शन ज्यादा हुआ तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कम हो गया। इससे क्या इस पे डिपेंड करता है, मैंने यहाँ इक्वेशन से बताया कि ये ज्यादा तो ये कम, ये कम तो ये ज्यादा। अच्छा अब देखो, अब मेटल को नहीं बदलता, मैंने फोटॉन की फ्रीक्वेंसी डबल कर दी, 1000 के बजाय 2000 जूल कर दी, तो 2000 से 600 जूल निकालने में खर्च हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी रह जाएगी? 1400 जूल को रोकने के लिए अब स्टॉपिंग पोटेंशियल बहुत। तो आपने क्या देखा कि मैं फ्रीक्वेंसी बदलता हूं तो भी ये बदलता है, मैं वर्क फंक्शन बदलता हूं तो भी ये बदलता है, बस वर्क फंक्शन के साथ इनवर्सली बदलता है और फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली बदलता है। अब समझ आ गई है? वेरी गुड, शाबाश। हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 158 के राजी सर बस 2 मिनट नोर राखी डाला बोला चिकम 3 मिनट पति हिसाब से 158 में आंसर बताओ, शाबाश। दसो खाना स्टॉपिंग पोटेंशियल फोटो इलेक्ट्रिक डिपेंड्स अपॉन डैश ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट नहीं, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, सिर्फ फ्रीक्वेंसी, बहुत नहीं, इंटेंसिटी पे नहीं, वर्क फंक्शन पे। मैंने वैसे ही इसको इतना ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया, सिर्फ फ्रीक्वेंसी बता देता। मैं सोच रहा था कि ऑप्शन में मैंने फोटो वो रखा है
वर्क फंक्शन रखा है। अगर ऑप्शन ए में होता वर्क फंक्शन तो बोथ ए एंड बी ठीक था। चलो आपको एक्सप्लेन हो गया। तो अब करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन बी है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, लेट मी एक्सप्लेन द लास्ट 3 MCQs. The last pakai ko wait kifaat se puchale shi mawaya for kana 159. 159. What will be the charge on both in given circuit? On both नहीं है, on both कैपेसिटर हाँ ठीक है। कहा गया कि इन दोनों कैपेसिटर पर जो चार्ज बनता है वो कितना बनेगा। तो एक 2 माइक्रोफेराड है, एक 1 माइक्रोफेराड है, और दोनों का चार्ज यानी वो चार्ज बताओ जो दोनों पर स्टोर है। तो आसान है, क्या मुश्किल है। तो आप कहें सर Q इज इक्वल टू CV, जानते हो। तो आपने चार्ज मालूम करना है, टोटल चार्ज लेना है। टोटल चार्ज के लिए टोटल कैपेसिटेंस, और सीरीज में कैपेसिटेंस होता है 1/C 1/2 प्लस 1/1 कोई भी खनानू। तो ये 1/C हो जाएगा, और ये 1/2 1 प्लस 2। तो C इज इक्वल टू 2/3। तो ये 2/3 मल्टीप्लाई बाय 9, Q इज इक्वल टू 6। लेकिन याद रखना ये माइक्रो में है, तो इट इज माइक्रो कूलम, और ऑप्शन सारे कूलम में है। तो इंशाअल्लाह अजीज आप में से किसी ने ए तो लिया होगा। ए लिया है ना? नहीं, ए से दूर रहो। ये माइक्रो में आया है तो नेट होगा 6 × 10⁻⁻6 कूलम। समझ आ गई है? आपने कैपेसिटेंस माइक्रो में पुट किया तो जवाब भी तो माइक्रो में आएगा। नन ऑफ दीज जनाब, नन ऑफ दीज। 159 में टी आता है। 160 डियर स्टूडेंट्स फरमाता है रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन सिर्फ नेचर। रेजिस्टिविटी सिर्फ नेचर और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज E होगा। मीडियम ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंट्रोड्यूस। याद रखना, इन केस ऑफ मीडियम इंटेंसिटी इज E डिवाइड बाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो E की जगह E है और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जगह K है। E बाई K ही होगा। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डाई इलेक्ट्रिक हमेशा E और F को कम करता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट देता है। तो B ठीक है। द लास्ट क्वेश्चन 162 डियर स्टूडेंट्स। फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर द इनपुट पावर इज 10, सही है। इफ आउटपुट करंट इज 2, व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज? तो आप कहोगे सर आउटपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट पावर। आउटपुट पावर में IO/VO, और ये तो डायरेक्ट 10 दिया है। अब हमें VO यानी आउटपुट वोल्टेज चाहिए, तो 10 बाय आउटपुट करंट। तो 10 डिवाइड बाय इट इज 2, इट मीन द आंसर इज 5 वोल्ट। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।